मैं हूँ जितेंद्र। जेल की ऊंची दीवारों के भीतर एक सन्नाटा छाया था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसी फरारी होने वाली है जिसका नाम आने वाले वर्षों तक क्राइम हिस्ट्री में गूंजता रहेगा। तेज दिमाग, अनयूजुअल कॉन्फिडेंस और खतरनाक परसिवरेंस के साथ उसने जेल के भीतर अपनी आज़ादी का रास्ता तलाश लिया। यह कहानी उस रात की है जब प्लान हकीकत बन गई और पूरा सिस्टम हिल गया। कैदी था स्पाइडरमैन की तरह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पर छलांग लगाने वाला ह्यूगो सेलेंस्की। Hugo Selenski. The show featured several people from our area. Hugo Selenski was accused of murder. Escaped. Selenski and Scott Bolton. Hugo Selenski, as you said, he is accused. Selenski and Scott Bolton, who was Hugo Selenski will air on the CW. Hugo Selenski was locked up. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से मात्र 22 वर्ष पहले साल 2003 से। यह है देश अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है पेंसिल्वेनिया स्टेट। यहीं पर है लुइजन काउंटी करेक्शनल जेल। 7 मंजिलों में फैली ये इमारत शहर के बीचों बीच खड़ी किसी किले की तरह दिखाई देती है। ऊंची, नैरो और ठंडी दीवारें, हर कोनों में कैमरे और इन दीवारों के भीतर बंद सैकड़ों खतरनाक अपराधी। जेल का स्ट्रक्चर देखने में भले ही स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी का एहसास दिलाती हो, पर असलियत में यह भीड़ और लगातार व्यस्त रहने वाले गार्ड कई बार सुरक्षा को भी जोखिम में डाल देते थे। यहाँ हर मंजिल पर कैदियों का अपना अपना शोर, अपनी मुश्किलें और अपनी कहानियां थी। पर 7वीं मंजिल जहाँ सबसे खतरनाक कैदियों को रखा गया था, वहाँ एक शख्स बंद था जो किसी अन्य क्रिमिनल जैसा नहीं था। ये था 30 वर्षीय ह्यूगो सेलेंसी, बैंक लुटेरा, डीलर और पुलिस के मामलों में एक एलिस सीरियल किलर। ह्यूगो हमेशा से एक चालाक दिमाग वाला व्यक्ति था। वह शांत दिखता, कम बोलता, लेकिन हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता। उसकी सोच और चुप्पी में वह खतरा छुपा हुआ था जिसे गार्ड समझ नहीं पाते थे। उसके चेहरे पर हमेशा एक मिस्टीरियस स्माइल होती थी, जैसे वह सब पर नजर रख रहा हो, सबका मन पड़ रहा हो। सेलेंसी के खिलाफ आरोप बेहद बड़े थे। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि किंगस्टन टाउनशिप में उसकी प्रॉपर्टी पर कई लोगों की हत्या हुई है। इसी सूची के आधार पर जब सर्च वारंट शुरू हुआ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने उसके संपत्ति से 5 लोगों का अवशेष बरामद किए, जले हुए, कुचले हुए और गहरे दफन किए हुए। 3 लोगों की जली हुई बॉडी और 2 लोगों के दफन हुए हड्डियां। पुलिस को पूरा यकीन था यह मर्डर सेलेंस्की ने ही की है और वजह थी गलत हुआ ड्रग डील। कुछ अधिकारियों ने तो यह भी एस्टिमेट लगाया कि जली हुई हड्डियों की संख्या देखकर यह आंकड़ा 5 नहीं बल्कि 13 तक भी हो सकता है। हालांकि यह साबित नहीं हुआ था। लेकिन इस गंभीर एलिगेशन के बावजूद जब ह्यूगो को इस जेल की 7वीं मंजिल पर पेशी के इंतजार के लिए रखा गया, उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिस पर शायद खुद उसका भी कंट्रोल नहीं था, पर उसकी रेस्टलेस माइंड ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने तय किया वह भागेगा इस 7 मंजिल किले से, इस भीड़ भाड़ वाले बंद स्ट्रक्चर से, उन दीवारों से जो उसे रोकने के लिए है। उसकी प्लानिंग शुरू हो गई उसके आने के पहले दिन से ही। वक्त था 7 अक्टूबर साल 2003, जब बाकी कैदी नॉर्मल दिनचर्या में व्यस्त थे। ह्यूगो चौकन्नी नजरों से चारों तरफ देखता था। उसने गिनती शुरू की, गार्ड कितनी बार आते हैं, कौन सा कोना कितना अंधेरा है, किस समय शोर सबसे ज्यादा है, किस समय कैदियों की आवाजें निगरानी के समय छुप सकती थी। फिर उसे एक ऐसी चीज दिखी जिसने पूरे प्लान को एक नया रूप दिया। यह था बेकार पड़ी सेल की टूटी हुई खिड़की। यह छोटी सी चीज उसके लिए आसमान का एक खुला हुआ दरवाजा बन गई। उसने खिड़की की मेटल की जाली को ध्यान से देखा जो बोल्ट से बंधी थी। पुराने फैशन की जाली, जंग लगी हुई और भीड़ भाड़ वाला यह जेल इतना मेंटेन नहीं था कि कोई रोज आकर हर चीज को देखे। यह ह्यूगो के लिए मौका था। उसने धीरे धीरे जाली के किनारों को उखाड़ना शुरू किया। अपने नाखूनों, चम्मच के टुकड़ों और जो भी नुकीली चीज उसके पास थी उसका उपयोग करके वोल्टो के आसपास की दीवार को ढीला किया। यह काम वह दिन में नहीं बल्कि करता था रात में, जब कैदी शोर करते, जब गार्ड थके होते। करीब कई दिन तक यह काम धीरे धीरे बारीकी से बिना किसी आवाज के चलता रहा। फिर एक रात उसने पहला बड़ा कदम उठाया। अपने एक चादर को मोड़कर उस जगह में फंसाया जहां जाली ढीली हो चुकी थी। उस चादर को उसने एक झाड़ी के डंडे के साथ इस्तेमाल किया जो उसके किसी पुराने सामान से निकाला गया था। उससे खिंचाव पैदा किया। चादर मजबूत थी, खिंचाव भी काफी था और आखिरकार वह जाली दीवार से उखड़ गई। कुछ सेकंडों में एक नया रास्ता तैयार हो चुका था, लेकिन अभी एक और समस्या थी। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं। 7वीं मंजिल की ऊंचाई लगभग 85 फीट यानी करीब 28 मीटर थी। किसी के लिए भी फ्री फॉल में मौत तय था, लेकिन उसने मानो सब पहले ही सोच रखा था। सिर्फ 3 दिन
जेल में बिताकर उसने 11 चादरें जोड़कर एक अस्थायी रस्सी बना ली थी। किसी को नहीं पता कि उसने इतनी चादरें कहां से और कैसे जुटाई। उसके पास अपनी बनाई हुई रस्सी की मजबूती जांचने का कोई तरीका नहीं था, पर वह दांव खेलने वाला इंसान था। पूरी जिंदगी उसने दांव खेला था और इस बार भी उसने खुद को उसी पर छोड़ दिया। जेल अथॉरिटी सोच भी नहीं सकती थी कि एक कैदी जो भीतर आए सिर्फ 3 दिन हुए हैं, वह इतनी तेजी से, इतनी बारीकी से भागने का प्लान तैयार कर सकता है। वह जानता था यह या तो आजादी देगा या मौत। एक पतली चद्दर उसने अपनी पीठ पर बांधी ताकि अगर वह गिरे तो चोट कम लगे। उसने रस्सी को खिड़की से बांधा और अपने पैरों को दीवार से चिपकाकर रखते हुए खिड़की से बाहर झांका। नीचे काली रात में सिर्फ जमीन का सरफेस दिखाई देती थी। 28 मीटर नीचे अंधेरा और एक ऐसी रस्सी जिस पर उसे खुद भी भरोसा नहीं था। उसने एक पल भी हिचक नहीं दिखाई। फाइनली 10 अक्टूबर साल 2003 की रात छोटे से सुराख से बड़े मुश्किल से खिड़की से बाहर निकला। एक पल के लिए उसकी सांसें थम सी गई थी। छोटी सी चूक उसकी जान ले सकती थी। वह डर के बावजूद नीचे उतरने लगा, मानो उल्टा लटका कोई इंसानी स्पाइडरमैन हो। उसकी सांसें तेज थी पर हाथ एक जगह रुकी हुई। वह रस्सी के आखिरी छोर तक पहुंचा, लेकिन उसे पता चला रस्सी छोटी पड़ गई। वह नीचे तक नहीं पहुंच सकता। अब उसके नीचे 10 से 12 फीट की एक्स्ट्रा दूरी है। एक झटका, हाथ छूटना और मौत तय। उसकी एक पहचान थी, वह कभी नहीं डरता था। उसने नीचे छलांग लगा दी और अगले ही पल वह जमीन पर लुढ़कता हुआ सीधा हुआ, जिंदा और पूरी तरह सुरक्षित। अब उसके सामने जेल का ऊपरी सेफ्टी नेट था, एक कांटेदार रेजर वायर फेंस लगभग 11 फीट ऊंची। पर उसने इसके लिए भी प्लान बना रखा था। पीठ बांधा हुआ गद्दे जैसा चादर। उसने अपने साथ लाए गत्ते को फेंका और वेंटिलेशन पाइप को स्प्रिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए फेंस की ओर छलांग लगा दी। गत्ते को रेजर वायर पर तकिए की तरह दबाया गया और वह दूसरी तरफ जा गिरा। अब जेल की पैरामीटर पार कर चुकी थी। उसका भागना सफल हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह घटना हो रही थी, उसके सेल के निचले मंजिल की खिड़की से एक कैदी, नाम था स्कॉट बोल्टन, ये सब देख रहा था। वह भी भागने की कोशिश में खिड़की से बाहर निकला। सेम उसी तरह वह भी आने लगा नीचे। उसकी किस्मत ह्यूगो जैसी नहीं थी। मुश्किल से आधी दूरी तय किया होगा कि चादरों से बनी रस्सी से उसका पकड़ छूट गया। वह 5 मंजिल नीचे गिरा। उसकी पीठ टूट गई और वह कमर से नीचे तक पैरालाइज हो गया। नीचे गिरे स्कॉट की आवाज से गार्ड तुरंत एक्टिव हुए, भागकर पहुंचे उस लोकेशन पर। अभी सब यही मान रहे थे ये वह भगोड़ा कैदी है जिसने इतनी बड़ी प्लान को अंजाम दिया। लेकिन जब उसके सेल में पहुंचे तो रस्सी 7वीं मंजिल के नीचे लटकी थी। कुछ ही मिनटों में पता चला ह्यूगो सेलेंस्की गायब है और इसी के साथ शुरू हुई अमेरिका की इतिहास की सबसे बड़ी मैन हैंड कैंपेन। अचानक भागने वाले कैदी के गिरने की आवाज ने उस रात के सन्नाटे को शोर में बदल दिया। कुछ ही सेकेंड में गार्ड, जिनके कदम आमतौर पर धीरे और दिन भर की थकान से कमजोर होते थे, अचानक तेजी से दौड़ते हुए उस हिस्से की ओर भागने लगे जहां फर्श पर गिरने की भयानक आवाज पूरे मंजिल में गूंज उठी थी। गार्डों ने तुरंत अलार्म बटन दबाए। प्रिजन कॉम्प्लेक्स अचानक लाल चमकती लाइटों और सायरन की लगातार गूंज से भर गया। अनाउंसमेंट पूरे लाउड स्पीकर सिस्टम पर गूंजने लगी। जेल अथॉरिटी ने तुरंत हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया। सभी गार्डों को अपने स्थानों पर तैनात किया गया। जेल के सभी गेट लॉक कर दिए गए और चारों दिशाओं में पुलिस यूनिट भेज दी गई। ऑफिसर जानते थे ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं था। यह वही ह्यूगो सेलेंस्की था जिसके संपत्ति पर 5 शव मिले थे, जिनमें 3 जले हुए और 2 दफन किए हुए। उस पर कम से कम 2 लोगों की हत्या का आरोप कोर्ट में प्रूफ किया जा रहा था, जिसकी बहस ब्रॉड लेवल पर चल रही थी। ऐसे व्यक्ति का आजाद घूमना पूरे राज्य के लिए खतरा था। लोकल पुलिस, राज्य पुलिस और विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू हुआ। हेलीकॉप्टरों को ऊपर भेजा गया। थर्मल कैमरों से रात भर आसपास के जंगल, नदी के किनारे और आवासीय क्षेत्रों को स्कैन किया गया। कुत्तों की टीमें तैनात की गईं, जिसको सेलेंस्की की गंध पकड़ने का ऑर्डर था। लेकिन ह्यूगो ने भागने से पहले यह अंदाजा लगा लिया था कि सबसे बड़ा खतरा डॉक से होगा। जेल पैरामीटर पार करने के बाद 1 सेकंड की देरी नहीं करता। वह सीधा भागता हुआ हनह नदी पहुंचता है, जहां उसने योजना बनाई थी कि पानी में उतरकर चलने से कुत्ते उसकी गंध खो देंगे। रात अंधेरी थी, नदी ठंडी थी। किसी भी आम इंसान के लिए यह ठंड जानलेवा होती, लेकिन ह्यूगो के लिए एक प्लान था। वह पानी में उतरकर लंबे समय तक चलता रहा। तेज
तेज सांसें, पानी में हल्की उथल पुथल, पर उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, सूंघने वाले कुत्तों को कंफ्यूज करना। कुछ दूर तक पानी में चलने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि पुलिस अभी भी उसके लोकेशन से बहुत दूर है, वह नदी के किनारे चढ़ गया और तेजी से जंगलों और खाली सड़कों को पार करते हुए आगे बढ़ गया। उसका गोल क्लियर था, अपनी मौसी के घर पहुंचना, जो उसी एरिया में रहती थी और जिसके बारे में ह्यूगो जानता था कि वह उसके लिए जान भी दे सकती है और छुपने की जगह भी देगी। वह 1 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार दौड़ता रहा। जंगल की मिट्टी में उसके पैर धंसते जा रहे थे, कपड़े गीले थे, मगर उसके चेहरे पर चिंता नहीं थी। वह जैसे हर मोड़, हर पेड़, हर रास्ता पहले से जानता हो। आधी रात बीत चुका था जब वह आखिरकार अपनी मौसी के घर पहुंचा। उसके कपड़े भीग चुके थे, हाथों में खरोंची थी और शरीर कांप रहा था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। मौसी ने उसे देखा, घबराई पर तुरंत समझ गई कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। उसकी आंखों में डर था पर माँ जैसा लगाव भी था। ह्यूगो ने बस इतना कहा, छुपना है कुछ दिनों के लिए। मौसी ने बिना सवाल किए उसे अंदर आने दिया और घर की ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा साफ करके उसे छुपा दिया। वह अगले 24 घंटे वहीं छुपा रहा, शांत, बिना किसी आवाज के। जैसे जैसे तस्वीरें मीडिया में आने लगी, उसकी वह शांत मुस्कान, तेज आंखें, खींची हुई जो लाइन, कुछ अजीब होने लगा। कई महिलाएं उसकी ओर अट्रैक्ट महसूस करने लगीं। सोशल मीडिया, जो उस समय इनिशियल स्टेज में था, बातचीत में महिलाएं उसके बर्ड बॉय वाले अट्रैक्शन के बारे में बातें करने लगी। कुछ महिलाएं कैमरे पर कहने लगी, वह मर्डर नहीं लगता, उसमें कुछ तो है। अगर वह बुरा होता तो कैमरे में ऐसे देखता क्या? कुछ जगहों पर फूड कंपनीज ने तो नए सैंडविच को नाम दिया द सेलेंस्की स्पेशल। वे मानो एक खतरे को नहीं बल्कि एक कैरेक्टर को देख रहे थे। जेल अथॉरिटी के लिए यह बेहद निराशाजनक था, क्योंकि ये खतरनाक भगोड़ा जनता का फैन फेवरेट बनता जा रहा था। इसी बीच उसके वकील, जो पहले से उसे जानते थे, उसे सरेंडर करने के लिए मनाने की कोशिश करने लगे। मीडिया के सामने आकर एक प्रपोजल रखा। कहते हैं, ह्यूगो, अगर तुम मुझे सुन रहे हो, मेरा मानना है कि अगर तुम कुछ कंडीशन पर आत्मसमर्पण करते हो तो उसका केस बेहतर हाथों में रहेगा और शायद उसे कुछ फायदा भी मिलेगा। आश्चर्य की बात यह थी कि ह्यूगो भी सुन रहा था। इस पर वह काफी विचार किया। एक दिन जब वह अभी भी अपने मौसी के घर पर छिपा था, उसने अचानक लॉयर को फोन किया। शांत आवाज में बस इतना कहा, मैं बताऊंगा कहाँ हूँ, पर चीजें मेरे अकॉर्डिंग होगी। वकील समझ गया कि यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। सेलेंस्की ने कहा, मैं आत्मसमर्पण करूंगा, पर सिर्फ अपने वकील और 2 रिलायबल पुलिस ऑफिसर्स के सामने। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी जिसने इतनी बड़ी जानलेवा भागने की योजना बनाई, जिसने अपनी जान दांव पर लगाया, जो पूरे राज्य को परेशान कर चुका है, वह अचानक सरेंडर क्यों करना चाहेगा। उसके आत्मसमर्पण की खबर जब पुलिस तक पहुंची तो सबसे पहले जिस बात ने पूरे विभाग को घेरा हुआ था, संदेह, डाउट। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 7 मंजिल से रस्सी बनाकर जान की परवाह किए बगैर छलांग लगाई हो, जिसने रिजर्वायर फेंस को पार किया हो, जो नदी से उतरकर कुत्तों को चकमा देने की क्षमता रखता हो, वह इतनी आसानी से सरेंडर क्यों करेगा। लेकिन सबसे बड़ा डर यही था, यह सेलेंस्की है, इस आदमी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी जिस तरह उसने शांति से अपने वकील से बातचीत की थी, उससे लगता है कि उसके अंदर कोई नई सोच आई थी। काफी विचार के बाद पुलिस ने उसके टर्म को एक्सेप्ट किया। उसके घर पर सिर्फ उसका वकील और 2 भरोसेमंद ऑफिसर्स ही भेजे जाएंगे। किसी भी हालात के लिए आसपास का पूरा इलाका पहले ही काबू में कर लिया गया। घर के बाहर कई गाड़ियां छिपाई गईं, स्नाइपर तैनात किए गए और पूरा एरिया चुपचाप घेर लिया गया। शाम का वक्त था, जल्द ही अंधेरा होने वाला है। जब ह्यूगो का वकील हल्की बारिश के बीच पुलिस की 2 गाड़ियों के साथ उसके घर की ओर रवाना हुआ, सड़कों पर हल्का कोहरा था। बाहर से दूर का देखना थोड़ा मुश्किल था। जब वे घर के ड्राइवे पर पहुंचे तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। पूरा घर शांत, अंधेरा और बंद। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता ही नहीं हो। जैसे लॉयर घर के मेन डोर की ओर बढ़ा, पुलिस कर्मियों ने पीछे से उसे कवर किया। हर कदम डर से भरा था, कहीं ह्यूगो अंदर से अचानक गोली न चला दे। किसी को नहीं पता था वह मेंटली किस कंडीशन में है और क्या उसने घर को किसी डेडली ट्रैप में बदल दिया है। पर तभी इस तनाव भरी खामोशी के बीच वह घर के पिछले दरवाजे की ओर आया। न कोई हथियार, न कोई भागने की कोशिश। उसने अपनी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड टीना स्ट्रॉन्ग के लिए एक छोटा सा नोट लिखा। टीना, मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसे कभी मत भूलना। जैसे उन्होंने ह्यूगो को देखा, उनकी आवाजों में तनाव साफ झलक रहा था। ऑफिसर्स ने कहा, अपने हाथ पीछे की ओर ले जाओ, अपनी उंगलियां सिर के पीछे फंसाओ। ह्यूगो ने बिना किसी रजिस्ट के सभी आदेश माने। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को सिर के पीछे कर लिया। कोई भागने की कोशिश नहीं, कोई वायलेंट रिएक्शन नहीं। अधिकारियों ने उसे बेड़ियां पहनाई और सावधानी से खड़ी पुलिस गाड़ी की ओर ले गए। ये एक अजीब सा मोमेंट था। एक ऐसा क्रिमिनल जो खुद को अनबीटेबल मानता था और भागने में माहिर था, अब इतनी आसानी से आत्मसमर्पण कर रहा था। सभी आश्चर्य में थे, पर वास्तव में थी ये एक बहुत बड़ी चाल। ह्यूगो के सरेंडर से पब्लिक में अजीब मिक्स फीलिंग थी। कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे कि एक खतरनाक भगोड़ा पकड़ा गया, लेकिन एक बड़ा हिस्सा, खासकर महिलाएं, फिर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट नजर आ रही थी। बहुत सी महिलाएं कोर्ट के बाहर खड़ी रहती, सिग्नेचर करने को कागज भेजती और कैमरे पर उससे बातें करने की कोशिश करती। उसकी आंखों में मासूमियत है, वह हत्यारा नहीं हो सकता। मुझे लगता है उसने जो भी किया मजबूरी में किया। ऐसे स्टेटमेंट ने मीडिया इंटरेस्ट को और बढ़ा दी। अजीब बात यह है कि ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग ह्यूगो जितना खतरनाक था, पब्लिक उसे उतना ही थ्रिलिंग कैरेक्टर की तरह देखती थी। सबसे चौंकाने वाला टर्न तब आया जब कोर्ट में हफ्तों की सुनवाई के बाद ह्यूगो को 2 हत्या के आरोप से बरी कर दिया गया। सभी हैरान रह गए। उसके प्रॉपर्टी से मिली जली हुई हड्डियां, थैलों में मिले अवशेष और वे भयानक सुराग, सबके बावजूद कोर्ट उसे दोषी साबित नहीं कर पाई। दूसरे मामलों की सुनवाई अभी बाकी थी, पर इस फैसले ने पब्लिक को सरप्राइज कर दिया। कुछ लोग नाराज थे, कुछ और भी अधिक सपोर्टर बन गए। और सबसे विचित्र बात, जेल से फरार होने के बाद उसे कोई एडिशनल सजा नहीं मिली। मानो ह्यूगो सेलेंस्की आज भी अमेरिकी अपराध इतिहास का एक ऐसा नाम है जो अपराधी भी था, समझदार भी, खतरनाक भी और जनता का अजीब तरीके से अट्रैक्शन सेंटर भी। उसका भागना, उसका आत्मसमर्पण, उसकी अदालत की कहानी, सब मिलकर उसे एक ऐसा कैरेक्टर बना देते हैं जो क्रूरता तथा करिश्मा के बीच झूलता रहा।